नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीए में। फिर से एक बार हम लोग हाजिर हैं दोस्तों आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके। दोस्तों आज की वीडियो का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा हटके है। आज मैं डेफिनेटली आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को 5 लाइफ लेसन्स भी देने वाला हूं कि जो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सीख सकते हैं। हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देखे ताकि लाइफ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या सीखने को मिलता है वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा। दोस्तों पहला ही सवाल दिमाग में यह आता है कि दुनिया में 198 कंट्रीज हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में ही क्यों? क्योंकि जर्मन रिवॉल्यूशन भी तो है, यूएसए का सिविल वॉर भी तो है, लेकिन इन सब को छोड़ के हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ही क्यों पढ़ते हैं? उसका रीजन है दोस्तों क्योंकि फ्रेंच ने हमें लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी का मतलब समझाया है। दोस्तों आज 100 से ज्यादा देशों के अंदर अगर डेमोक्रेसी रूल कर रही है तो वो भी फ्रेंच की ही देन है दोस्तों, और इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना इतना जरूरी बन जाता है। आज की वीडियो की हमारी बेसलाइन रहने वाली है स्टैंडर्ड 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड 9 के बच्चे ही ये देखें। हर कोई इसे देख सकता है और इसमें से लाइफ लेसन इसे ले सकते हैं दोस्तों। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर को जिस तरह से लिखा गया है मैं एक्सप्लेनेशन भी उसी तरीके से करने वाला हूं, लेकिन आप सभी को ये इसमें काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये समझ आएगा और काफी कुछ चीजें नई आपको इसमें से देखने को मिलेगी। चैप्टर की शुरुआत ऐसी है कुछ दोस्तों की लोग जो हैं यानी कि पेरिस के, फ्रांस के, जो फ्रांस एक देश है यूरोप का और उसकी राजधानी है पेरिस। इस पेरिस के लोग राजा से बहुत ही खफा है, बहुत ही उनसे गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था उन लोगों पे, इसीलिए उनका गुस्सा भी जायज़ है। अब ये गुस्सा क्यों है उन सब के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन लोगों में एक अफवाह फैल चुकी है, एक रूमर फैल चुकी है कि किंग्स ने अपने ट्रुप्स को भेजा है लोगों को मारने के लिए, और ये पूरा ही माहौल जो है वो बेस्टाइल नाम की एक जगह पे, जहां पर बेस्टाइल का पैलेस भी है, वहां पर ये सारी घटना हो रही है। लोगों में ये जो गुस्सा था, लोगों में ये जो डर था, बस इसी रीजन के वजह से ट्रुप्स के आने से पहले उन्होंने ये सोचा कि हम गैदर हो जाते हैं और अपने औजार वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, वेपन्स इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम राजा के ट्रुप्स के सामने लड़ सके दोस्तों। और इसीलिए उन्होंने बेस्टाइल के ऊपर हमला कर दिया, बेस्टाइल के पैलेस के ऊपर। हालांकि उन दिनों में बेस्टाइल जो है वो राजा के लिए एक सिंबलाइज ऑफ पावर माना जाता था। अब बेस्टाइल पे हमला किया, वहां पर कई सारे प्रिजनर्स भी थे, यानी कि टोटल 7 ही प्रिजनर्स थे, यानी कि पूरी जेल बनी हुई थी। हालांकि सारे के सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया, बट इस क्लैश में कमांडर इन चीफ जो है वो मारा गया। लोगों को वेपन्स तो इतने मिले नहीं, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना था कि उन्होंने बेस्टाइल का हर एक पत्थर निकाल के उसे बेच दिया बाजार में। ये था एक एग्रेसिवली हम कह सकते हैं विरोध राजा का और सामने प्रजा का, ये दोनों ही एक ने आमने सामने क्लैश हो रहे थे। और क्या इसका रीज़न है? तो चैप्टर की शुरुआत तो कुछ ऐसे होती है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं फ्रांस में उन दिनों की। फ्रांस उन दिनों में एक डायनेस्टी द्वारा रूल किया जाता था और उस डायनेस्टी का नाम था बॉनबॉन डायनेस्टी। बॉनबॉन डायनेस्टी का 1774 में राजा जो नियुक्त हुआ वो था किंग लुइस 16। काफ़ी इमेच्योर राजा था, कम एक्सपीरियंस्ड राजा था, और उसकी शादी होती है एक बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ। दोस्तों शादी के बाद उन दोनों को पता चलता है कि किंगडम जो है वो एक बहुत ही ह्यूज इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, यानी कि किंगडम के पास अब ये फ्रांस चलाने का पैसा नहीं था। उसमें भी ये इतने महंगे महंगे पैलेस, आर्मी, कोर्ट्स, ऑफिसेस, इन सब को चलाना था, जिसके लिए उनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे। और कम एक्सपीरियंस्ड राजा था और उसका एक बहुत ही डीप एनालिसिस ना होने की वजह से उसने एक बहुत ही बड़ा गलत स्टेप ले लिया। उसने उन दिनों में कॉमन एनिमी यानी कि यूएसए और फ्रांस का एक कॉमन एनिमी था जिसका नाम था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यूएसए की 13 कॉलोनीज को हड़प के रखा था। अब फ्रांस ने देखने में उसकी मदद कर दी। हालांकि इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ। फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवर्स का डेब्ट हो गया। अब इतने बड़े डेब्ट से निकलने के लिए राजा के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि प्रजा के ऊपर इसका बर्डन डाल दे, पॉपुलेशन के ऊपर इसका बर्डन डाल दिया जाए और टैक्स ज़्यादा बढ़ा के इस पूरे ही डेब्ट से वो लोग निकल जाए। लेकिन डेब्ट किस तरह से बढ़ता है ये पूरी चीज़ को समझने के लिए हमें इसका पॉलिटिकल और सोशल हायरार्की और सिस्टम जो है वो समझना होगा। बेसिकली उन दिनों में फ्रांस जो है वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट एस्टेट के अंदर आते थे क्लर्की यानी कि चर्च और उसके मेंबर्स। सेकंड नंबर आता था नोबिलिटी यानी कि किंग और उसके क्लोज वंस, उसके मिनिस्टर्स यानी कि रॉयल फैमिली, ये पूरा ही सेकंड एस्टेट से बिलोंग करता था। और दोस्तों थर्ड एस्टेट में होती थी आम जनता।
यानी कि बिजनेसमैन या फिर लॉयर्स या फिर पीजेंट्स, ये सब के सब थर्ड एस्टेट में आते थे। पूरे के पूरे फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो 90% ये थर्ड एस्टेट से ही बिलोंग करती थी और 10% जो है वो नोबिलिटी और साथ ही में क्लर्गी को बिलोंग करती थी। लेकिन अगर लैंड मास में देखें तो टोटली उल्टी चीज़ थी, यानी कि सिर्फ 10 से 20% ज़मीन इन पीजेंट्स के पास थी, बाकी की सारी ज़मीन ये क्लर्गी और नोबिलिटी के पास थी। यानी एक बहुत ही ह्यूज एक डिसऑर्डर और पार्शलिटी और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि टैक्स इसमें से पे करना है सिर्फ वो 90% थर्ड एस्टेट के लोगों को, यानी फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को कोई टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि सारा बर्डन उस थर्ड एस्टेट पे डाला जाता था, गरीबों पे डाला जाता था, जो कि अभी के कंपैरिजन में काफ़ी उल्टा है। अभी अमीर लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उन दिनों में गरीब लोग ज़्यादा टैक्स पे करते थे। दोस्तों इतना ही नहीं, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। चर्च और किंगडम दोनों ही आम जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालते थे और उनके पास से दो अलग अलग तरह के टैक्स वसूले जाते थे, एक तिथीस और एक ताइलीस। यहाँ तक कि चर्च भी उनसे टैक्स कलेक्ट करता था, पता नहीं किस बात का, लेकिन लोगों के ऊपर इस तरह से बर्डन डाला जाता था। द मोस्ट हार्ड वर्कर पीपल वर अबंडेंट द मोस्ट। दोस्तों कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। किंग लुइस 16 की मुसीबत डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी, जब फ्रांस के अंदर एक ह्यूज क्राइसिस आए, यानी कि हेल आ गया, ड्रॉट आ गया और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन सामने क्रॉप का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। यहाँ के ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और साथ में सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी हो रहे हैं। दोस्तों अब इन सभी को देखते हुए यही लग रहा था कि फ्रांस को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि किंग के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास भी पैसे नहीं हैं और चीज़ें और वर्स से वर्सन होती जा रही है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, बुराई का अंत बहुत ही जल्दी होता है। कुछ ऐसा ही हुआ। पीजेंट्स यानी कि थर्ड एस्टेट के लोगों ने हमेशा ट्राई किया किंग के सामने आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन वो लोग थोड़ा सा इनफॉर्मलाइज्ड वे से थे और ज़्यादातर उनके जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थे वो किंग पे इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन एक नया सेक्शन सोसाइटी में से उभर के आ रहा था जिसका नाम है मिडिल क्लास। जी हाँ दोस्तों, थर्ड एस्टेट के ही कुछ ऐसे लोग जैसे कि बिजनेसमैन्स या फिर हम कह सकते हैं लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल, ये लोग अपना ओवरसीज बिजनेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा वेल्थ भी कमाए और इन्होंने एजुकेशन भी लिया। इनका मानना बहुत ही सिंपल था कि अगर किसी इंसान को प्रिविलेज मिलता है तो वो बर्थ राइट के बेसिस पे नहीं बल्कि मेरिट के बेसिस पे मिलने चाहिए। यानी कि नोबिलिटी और क्लर्गी जो कभी टैक्स पे करते ही नहीं है, वो उनके बर्थ राइट की वजह से है, जो कि ज़रासर गलत है और ना इंसाफ़ी है। बस इनकी इतनी सी सोच लोगों को काफ़ी पसंद आई, लोगों में पॉपुलर भी हो गई। हालांकि इनके आइडिया को बूस्टअप दिया था उस वक्त के महान फिलोसोफर्स ने, जिसका नाम था जॉन लॉकी, रोजेस्क्यू और मॉन्टेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स ने। जॉन लॉकी ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रोजेक्यू ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर बहुत ही खूबसूरती से ये डिस्क्राइब किया हुआ था कि अगर पीपल ऑफ नेशन चाहे तो वो अपने हाथों में पावर ले सकते हैं और देश को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि मोनार्की की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालकर उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि फ्रांस में ये कभी इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन फ्रांस द्वारा जिसको आज़ादी मिली थी यानी कि यूएसए, उसने इसे डेफिनेटली इम्प्लीमेंट किया और इसीलिए यूएसए आज दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेक्शन की और, जो है द आउटब्रेक ऑफ अ रिवॉल्यूशन। सेकेंड सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले सेक्शन में आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि फ्रांस का क्या बुरा हालत था और किंग लुई 16 की क्या प्रॉब्लम थी, अब उसके पास टैक्स बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन रूल्स के मुताबिक किंग लुई 16 अकेला टैक्स बढ़ा सकता नहीं है। टैक्स बढ़ाने के लिए एक छोटी सी प्रोसीजर है। तीनों ही एस्टेट के मेंबर्स को बुला के एक जनरल एस्टेट की मीटिंग कंडक्ट की जाती है और सभी का अगर अप्रूवल है तो ही नेशन के अंदर टैक्स बढ़ेगा। हालांकि जनरल एस्टेट की मीटिंग आज से 200 या 400 साल पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब उसकी ज़रूरत लग रही है और इसे बुलाने का पावर सिर्फ और सिर्फ किंग के पास रहता है। तो फिर देर की इस बात की, किंग लुई 16 ने जनरल एस्टेट की मीटिंग बुलाई कि जिसके अंदर टैक्स बढ़ाने का वो प्रस्ताव रखने वाला था। दोस्तों जैसे ही जनरल एस्टेट की मीटिंग के लिए इन्विटेशंस दिए गए, हर एक एस्टेट में से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आने लगे। जैसे कि फर्स्ट एस्टेट में से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, सेकेंड एस्टेट में से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए और थर्ड एस्टेट यानी कि पीजेंट्स वाला जिसका पॉपुलेशन 90% था, उसमें से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। दोस्तों गरीबों को और विमेंस को
पेरिस के जो वर्सेलिस पैलेस है उसके अंदर जाने की अनुमति ही नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी सोच डेफिनेटली उस पैलेस तक पहुंची। कैसे? 40,000 लेटर्स लिखे गए और वो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वर्सेलिस के पैलेस के अंदर जनरल एस्टेट की मीटिंग के अंदर भेजा गया ताकि उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। दोस्तों, जनरल एस्टेट की मीटिंग शुरू होती है, किंग लुई 16 अपना प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन तभी थर्ड एस्टेट के मेंबर्स जो हैं ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार इलेक्शन थोड़ा अलग तरीके से किया जाए। जनरली इलेक्शंस होते हैं 1 एस्टेट 1 वोट के हिसाब से, लेकिन थर्ड एस्टेट का मानना ये था कि इस बार कुछ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 1 पर्सन 1 वोट के बेसिस पे किया जाना चाहिए। लेकिन ये आइडिया किंग लुई 16 को इतना अच्छा नहीं लगा और दोनों के बीच में क्लैश हो गया, यानी कि थर्ड एस्टेट और किंग लुई 16। किंग लुई 16 से नाराज होकर थर्ड एस्टेट तुरंत ही वर्सेलिस का पैलेस छोड़ के निकल आता है और वो पास के टेनिस कोर्ट में वो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पर नोबिलिटी से बिलोंग करते हुए मेरेब्यू और एबिसेस जैसे लीडर के नेतृत्व के अंडर में फ्रांस के लोगों ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, यानी कि कुछ काम चलाऊ सरकार हम कह सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे टेनिस कोर्ट गवर्नमेंट भी कहते हैं और कुछ लोग इसे नेशनल असेंबली भी कहते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ठान ली थी। ये लोग चाहते थे कि अगर पीपल चाहें तो वो देश को रन कर सकते हैं और एक्चुअली यही हुआ। उन लोगों ने तय किया कि जब तक फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारी तादाद कम है लेकिन हमारी आवाज़ ये पूरी फ्रांस की आवाज़ है। इसीलिए उन्होंने टेनिस कोर्ट के अंदर मेरेब्यू और एबिसेस के अंडर में उन लोगों ने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया जो पूरे फ्रांस पे लागू होगा। लेकिन दोस्तों, कंट्री साइड में यही टाइम पे कंडीशन बहुत ही वर्स हो रही थी, यानी कि गांव के अंदर जितने भी लोग थे, पीजेंट्स थे, उनका और लैंडलॉर्ड का काफ़ी ज़्यादा क्लैश होने लगा। पीजेंट्स में एक रूमर फिर से फैलने लगी कि लैंडलॉर्ड्स ने ब्रिगेंड्स यानी कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया हुआ है कि जो उनके क्रॉप्स को और उन्हें खुद को मार डालेंगे। पीजेंट्स ने अपने वेपन्स लेकर लैंडलॉर्ड के मैशन में वो लोग घुस गए और लैंडलॉर्ड्स को मारने लगे। लैंडलॉर्ड्स अपने घर विलास छोड़ के भागने लगे, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई भी गांव में जगह नहीं दी गई। इसीलिए लोगों ने उनके ग्रेन्स यानी कि उनके केचुएक्स गोडाउन्स को उन्होंने लूट लिया और जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, जितने भी ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स थे, उसे बर्बाद कर दिए गए। यानी कि एक तरह से बहुत ही डर का माहौल उस वक्त नेशनल असेंबली के नेतृत्व के बावजूद भी हो रहा था कंट्री साइड के अंदर। लेकिन दोस्तों, कभी ना कभी तो ये कॉमा लगना ही था। फाइनली नेशनल असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन होना स्टॉप हुआ, यानी कि वो बन चुका था और फाइनली किंग लुई 16 यानी कि मोनार्की की पावर जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी पावर्स एक किंग को दी गई है उतनी ही पावर किंग लुई 16 को मिलेगी और इस तरह से नेशनल असेंबली को नज़र रखते हुए एक ह्यूमन कार्टर यानी कि ह्यूमंस अगर हैं तो उन्हें कितने प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, उनका एक कार्टर, उनका एक लिस्ट बाहर पब्लिश किया गया। और ये जो नेशनल असेंबली था उसका यही मानना था कि अगर किसी प्रिविलेज मिलता है तो वो उसे बर्थ राइट के बेसिस पे नहीं बल्कि उसके मेरिट के बेसिस पे मिलना चाहिए। और फाइनली ये दोस्तों हुआ। पीजेंट्स को अपनी ज़मीन, अपना पैसा वापस मिला। चर्च के पास से और नोबिलिटी के पास से जो भी ज़मीन थी वो रिडिस्ट्रीब्यूट की गई और साथ ही में उनसे टैक्स जो लिया गया था वो भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। दोस्तों, ढेर सारा धन लोगों में रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया और अब नोबिलिटी के लोगों को भी और साथ ही में क्लर्की के लोगों को भी टैक्स पे करना होगा। तो ये था दोस्तों सेकंड सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको 2 सेक्शंस पढ़ाए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, लेकिन अब बारी है लाइफ लेसन्स की। मैं दोस्तों इन दोनों सेक्शंस में से 5 लाइफ लेसन जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुने और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बारे में इसे ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों, पहले 2 लाइफ लेसन्स जो है वो हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट से सीखते हैं। विमेंस के बारे में इस पूरे ही चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, हालांकि वो आगे के सेक्शंस में है, लेकिन विमेंस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कभी भी वोटिंग के लिए अलाउड नहीं किया गया। जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और बाद में जाके उनकी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद
20th सेंचुरी में फाइनली उन्हें वोटिंग राइट्स दिए गए। सोचिए दोस्तों, कितनी लंबी ये लड़ाई थी और कितने सालों तक उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि दोस्तों आप लोग काम करते रहें, दुनिया आपको एक दिन डेफिनेटली रिकॉग्नाइज कर ही लेगी। लाइफ लेसन नंबर 2 जो कि विमेंस एम्पावरमेंट से ही है, कंसिस्टेंसी। आप अपना वर्क डेली करते रहिए, अलग अलग तरीके से कीजिए, लेकिन उसी डायरेक्शन में कीजिए जिस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। इसे ही तो कहते हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। थर्ड एंड फोर्थ लाइफ लेसन जो है दोस्तों, वो हमें अब किंग लुइस 16 से सीखनी है। किंग लुइस 16 से हमें ये सीखना होगा दोस्तों कि एंड ऑफ द लाइफ आप कुछ चीज़ें ही अपने साथ लेकर जा सकते हैं। कभी भी पैसा या फिर शोहरत आप साथ लेके नहीं जा सकते। अगर कुछ आप साथ ले जा सकते हैं तो आपके कर्म, आपके डीड्स, जो कि किंग लुइस 16 उसमें थोड़े से लड़खड़ा से गए। दोस्तों आज किंग लुइस 16 उन इतिहास के पन्नों में है जिसे कोई याद नहीं रखना चाहता। अगर उन्होंने फ्रांस के लिए कुछ अच्छा किया होता तो आज डेफिनेटली उनको पॉजिटिव साइड से देखा जाता। तो हमेशा वही काम कीजिए जो इतिहास के पन्नों में खूबसूरत तरीके से सजाया जाए। एंड द पॉइंट नंबर 4 जो भी हमें किंग लुइस 16 से ही सीखना है, इतिहास में दोस्तों अक्सर ऐसा कहा जाता है कि राजा बुरे नहीं होते, राजा के आसपास के लोग बुरे होते हैं। हालांकि किंग लुइस 16 तो इमैच्योर थे, लेकिन आसपास के लोग, मंत्री लोग तो काफ़ी मैच्योर थे। वो उन्हें समझा सकते थे, सही रास्ता दिखा सकते थे, बट नहीं, नतीजा आपके सामने है। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है हमें भी अपने आसपास ऐसे ही दोस्त रखने हैं जो हमें फेलियर में साथ दे और सक्सेस में नहीं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, सक्सेस में एंजॉयमेंट होती है, फेलियर में कोई दिखता ही नहीं है। एंड द फिफ्थ लाइफ लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों कोई भी रिलेशन, जो कि हमें थर्ड एस्टेट से देख सीखने को मिलता है कि कोई भी रिलेशन जो है थर्ड एस्टेट का और किंग लुइस 16 का, ये जो रिलेशन है ये दो लोगों के एक समझौते से हुआ था कि दोनों एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के काम करेंगे। लेकिन वही रिलेशन का एंड दोस्तों किसी एक इंसान के डिसीजन से आया था, यानी कि नेशनल असेंबली ने रेजिस्ट कर लिया था कि नहीं, हम आपके हिसाब से आपके कनेक्शन में फिट बैठेंगे नहीं। तो हमेशा कोई रिलेशन दो लोगों के बीच में एक बॉन्ड से शुरू होता है, लेकिन इसका एंड किसी एक इंसान के डिसीजन से आता है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन लाइफ लेसन्स को अपनी लाइफ में डेफिनेटली इंप्लीमेंट कीजिएगा। आई होप दोस्तों कि सारे लाइफ लेसन्स आपको एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल लगे होंगे और आप इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बारे में बिल्कुल ही सोच रहे होंगे। बहुत मेहनत होती है दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक हिट तो ज़रूर बनता है। आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे अमेजिंग एंड अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस लाइफ लेसन को सीख सके और वो लोग भी अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर सके। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और आप अपने सजेशंस हमें हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। आप आगे किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं उसके सजेशंस बिल्कुल ही भेजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।